हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है और उनके स्थान पर एक नया प्रेसिडेंट उनका इलेक्शन होने वाला है। तो इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ़िलहाल जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके लिए। और एक चीज़ और, यहाँ हम ये नहीं देखेंगे कि कौन से पहले प्रेसिडेंट थे, कौन से आखिरी थे, कौन से बीच में थे, ये सब नहीं देखने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्थिति है प्रेसिडेंट की उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करें, कुछ नॉर्मल चीज़ें देखिए बेसिक सी। तो प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के कौन कौन पार्ट होते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और साथ में प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलाकर पार्लियामेंट का गठन करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट संसद के सदस्य नहीं होते लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा है ये। ठीक है, कितने टाइम का इनका ऑफिस होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का कार्यकाल प्रेसिडेंट का होता है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो 35 साल की एज होनी चाहिए। उसके अलावा वो क्वालिफाई होने चाहिए टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य होने चाहिए। अब जो चुनाव होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, वो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ ऑफ स्टेट्स के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ ऑफ यूनियन टेरिटरी जो कि हैं दिल्ली और पुडुचेरी। हालांकि जो जम्मू कश्मीर है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है और जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अभी उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली और पुडुचेरी इन दोनों लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स, तो ये जितने भी हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सभी के इलेक्टेड मेंबर्स ही शामिल होते हैं इलेक्शन में। नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होते। तो अगर पूछा जाए मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं तो नहीं। ठीक है, ये सभी मिलकर, इलेक्टेड मेंबर्स मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन की विधि क्या है, कौन सा तरीका है जिससे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसे हिंदी में कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली के ज़रिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन होता है। ठीक है, और जैसा हमने देखा ही डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं असेंबलीज़ के उनके द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए ये जो इलेक्शन है इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब बात करें प्रेसिडेंट को अगर अपना रेजिग्नेशन देना हो तो वो किसे देंगे, तो वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं लोग। ये तो हो गया रेजिग्नेशन की बात। लेकिन अगर हटाना हो तो हटाया जा सकता है केवल एक कंडीशन पर, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया हो, वायलेशन किया हो उन्होंने, सिर्फ यही ओनली यही केस है जिसमें उन्हें पद से हटाया जा सकता है। और हटाने की विधि कौन सी है, उसे कहा जाता है महाभियोग। ठीक है, अब बात करें कि इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट का, ये कौन कंडक्ट करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करवाना। पहले प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि बिहार से थे, और करंट प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं। और ये कौन से नंबर के हैं, 14th हमारे प्रेसिडेंट हैं। और अभी नेक्स्ट जो बनने वाले हैं वो कौन हो जाएंगे, 15th। हालांकि 15th के इलेक्शन अभी नहीं हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो बीजेपी लेड कोएलिशन जो है उसकी तरफ से उनको नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट के लिए, उम्मीदवार के तौर पर वो खड़ी हुई है। और इसीलिए वो बहुत ऐतिहासिक है क्योंकि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस ईयर। और जो द्रौपदी मुर्मू हैं, एक तो वो महिला हैं, साथ में एक ट्राइबल महिला हैं, तो पूरी ट्राइबल कम्युनिटी को वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वही जीतने वाली हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। हालांकि अभी ये औपचारिक रूप से नहीं हुआ है, तो इसीलिए कहीं मेंशन नहीं किया है मैंने, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वही हमारी नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगी। तो अगर वो जीती तो कौन सी होंगी, 15th होंगी। आगे बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट
कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर, तो हम पहले भी बात कर ही चुके हैं। इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 35 साल की एज या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एज जो है 35 साल होनी चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो व्यक्ति एलिजिबल होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये आ जाती है कि प्रेसिडेंट कौन कौन से इम्पॉर्टेंट संवैधानिक पदों की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, सभी स्टेट्स के जो गवर्नर हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट। उसके बाद चीफ जस्टिस जो हमारे हैं या फिर अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी हाई कोर्ट, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और बाकी सारे राज्यों के जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस और जजेस, इन सभी की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है ये भी प्रेसिडेंट के ज़रिए। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, तो उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं प्रेसिडेंट, जो सीएम होते हैं सभी स्टेट्स के उनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है ना। फिर नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। चेयरमैन ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर्स, इन सभी की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। और साथ ही में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। और साथ में और भी जो इम्पोर्टेंट पद होते हैं उनकी नियुक्ति, जो संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के ज़रिए की जाती है। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ये जो बात कही गई है प्रेसिडेंट के बारे में संविधान में, कहाँ कही गई है, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 इसमें द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये दी गई है, प्रेसिडेंट की जो विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में बात की गई है। फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात 54 में की गई है, और क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम ही चल रहा है प्रेसिडेंट के, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। फिर मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरह से इलेक्शन होंगे, कौन सी विधि अपनाई जाएगी, ये सब 55 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 56 इसमें प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल होगा, ये कहा गया है। फिर एलिजिबिलिटी जो हमने देखी थी कि क्या योग्यता होनी चाहिए, आर्टिकल 57 के अंतर्गत है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आर्टिकल 58 के अंतर्गत है। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ये आर्टिकल 59 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 60 में क्या है, ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किस तरह से ओथ या एफर्मेशन लेंगे उसके बारे में आर्टिकल 60। फिर 61 इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उसकी बात की गई है आर्टिकल 61 के अंतर्गत। फिर है आर्टिकल 62, इसमें क्या है, प्रेसिडेंट की अगर सीट खाली है और वो सीट भरने के लिए कितना समय चाहिए, हाँ कितना समय का अंतराल होना चाहिए और कितने समय तक, अधिकतम कितने समय तक सीट खाली रह सकती है, इस सब के बारे में बोला गया। जैसे कि बोला है ना कि अगर प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं है, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है, तो अधिकतम 6 महीने तक ही वो सीट खाली रह सकती है, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना ज़रूरी है। तो ये सब जो है आर्टिकल 62 में कहा गया है। फिर 70 में बात की गई है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 71 में कहा गया है जो भी मैटर होंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर होंगे तो उन्हें किस तरह से सुलझाया जाएगा या कौन जिम्मेदार होगा उनको सुलझाने के लिए, इसके बारे में बात की गई है 71 में। और ये जिम्मेदारी किसे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को। फिर है आर्टिकल 72, जो प्रेसिडेंट की पावर हैं पार्डन की, जो क्षमादान लोगों को प्रदान करने की जो शक्ति है प्रेसिडेंट की, उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 72 में। अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है आर्टिकल 74, इसमें बात की गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो किस लिए उसका गठन किया गया है, प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है 74 में, और इसी में ही प्राइम मिनिस्टर की बात भी की गई है। ठीक है, कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करेगी, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। फिर है आर्टिकल 75, इसमें मिनिस्टर्स से रिलेटेड ही अदर प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बाद है आर्टिकल 87, जिसमें स्पेशल एड्रेस जो प्रेसिडेंट देते हैं लोकसभा को, राज्यसभा को, जो संसद को स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट दिया जाता है, उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 87 में।
और ऑर्डिनेंस से रिलेटेड पावर जो अध्यादेश की शक्ति है वो कहाँ दी गई है, 123 में। और फिर है आर्टिकल 143, इसमें क्या दिया गया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में अगर कंसल्टेशन चाहिए तो वो उनकी वो पावर है प्रेसिडेंट की, और ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत दी गई है। तो ये हो गए सभी हमारे आर्टिकल्स, और अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होगा, ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 56 के अंतर्गत ये कहा गया है। और प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 52 से 78 मेनली जो है प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है कहाँ, लोकसभा में, राज्यसभा में, या दोनों ही हाउसेज में, या फिर दोनों की जॉइंट सिटिंग के ज़रिए। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने पीछे देखा था कि केवल एक ही आधार होता है इम्पीच करने का, अगर राष्ट्रपति ने वायलेशन किया हो कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो ये जो महाभियोग है कहाँ शुरू किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सी, आइदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह इम्पीच किया जा सकता है, कहीं पर भी इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू की जा सकती है। और हमने पीछे देखा था आर्टिकल 61 जो है ये बात करता है इम्पीचमेंट प्रोसेस की। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह की एक प्रक्रिया है, जुडिशियल है, क्वाजी जुडिशियल है, लेजिस्लेटिव है, या फिर एग्जीक्यूटिव है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है पार्लियामेंट के द्वारा शुरू की जाती है ना, संसद के द्वारा, और संसद कुछ भी काम करती है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अंतर्गत वो आ जाता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति के वो एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वाजी जुडिशियल क्यों कहा गया है, इसे हिंदी में कहते हैं अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक क्यों कहा गया है, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया है बिल और फिर राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेशल मेजॉरिटी दोनों ही जगह चाहिए होती है, 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति है। पार्डनिंग पावर किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, पीछे हमने देखा था आर्टिकल 72 जो है ये बात करता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और कौन कौन सी हैं, 5 तरह की ऐसी पार्डनिंग है जो राष्ट्रपति प्रदान कर सकते हैं, क्षमादान है, पार्डन है, कम्यूटेशन है, रिप्राइव है, रेस्पाइट है और रेमिशन है। तो ये 5 क्षमादान की शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है अंडर आर्टिकल 72। भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको याद ही होगा, 35 एज चाहिए मिनिमम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। और ये भी हमने कई बार देख लिया, 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही में लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए वो व्यक्ति क्वालिफाई होना चाहिए। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट ही होते हैं। एक संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है जिसकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है। कोई भी ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसकी खुद की इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट। और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है, तो एज़ पर आर्टिकल 239 के अनुसार भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ है वहाँ तो ऑफकोर्स सीएम और गवर्नर हैं जो वहाँ का काम संभालेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार फिर से चुना जा सकता है। तो अमेरिका में आपने सुना होगा कि अमेरिका में 2 टर्म तक की लिमिट होती है, जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कार्यकाल कितना होता है, 4 साल होता है ना। तो 4 साल के लिए और फिर दोबारा से 4 साल, ये 2 टर्म्स के लिए कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद नहीं। इसीलिए ओबामा फिर से चुनाव नहीं लड़े हैं ना, वो 2 बार प्रेसिडेंट बन गए थे, फिर वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति की बात करें, हालांकि दोनों के राष्ट्रपति की पावर्स और जो पूरा सिस्टम है बहुत डिफरेंट है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन टर्म के मामले में समझने के लिए आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं।
वहीं भारत के राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं तो कितनी भी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिट नहीं दी गई है कि सिर्फ 2 टर्म के लिए, 3 या 4 या 5 टर्म के लिए ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी भी टर्म के लिए कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले है डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी, ऑफ कोर्स राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम ऑफ स्टेट्स, पीछे हमने देखा था अपॉइंटमेंट किस किस की राष्ट्रपति कर सकते हैं, वहाँ था अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरीज, बट स्टेट के बारे में मैंने वहाँ भी मेंशन किया था कि अगर स्टेट आए तो आपको वो समझ जाना है कि ये गलत होगा, तो यही होगा इसका आंसर। बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ये राष्ट्रपति ही करते हैं, और गवर्नर जो होते हैं सभी स्टेट्स के, उनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? हमने देखा था ना ऑर्डिनेंस पावर अंडर आर्टिकल 1, 2, 3, और इसी तरह से एक जो 2 से 13 है 213, ये गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है ये अधिकतम कितनी अवधि तक वैलिड होता है? तो ये वैलिड होता है 6 महीने और 6 हफ्तों तक, ठीक है, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स तक ये वैलिड होता है। इसके बाद जो अध्यादेश जारी किया गया है उसको बिल के तौर पर संसद में, या उस अध्यादेश को ही संसद के सामने पेश किया जाता है, और फिर संसद ये डिसाइड करती है कि उस अध्यादेश को आगे जारी रखना है या नहीं जारी रखना। अगर इस तरह की कुछ काम नहीं होता है, अगर वो बिल को संसद के सामने नहीं रखा जा रहा है, तो वो अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि प्रेसिडेंट जो हैं उनकी ये पावर नहीं है कोई भी कानून बनाना, कोई भी विधि का निर्माण करना। कानून निर्माता प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में उनको ये शक्ति दी गई है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट कार्यकाल में नहीं है, पार्लियामेंट जो हमारी है वो कार्यकाल में नहीं है, पार्लियामेंट का विघटन हो चुका है, पार्लियामेंट है ही नहीं, तो फिर कानून कौन बनाएगा? और अचानक से कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए कि कोई कानून बनाना है, तो कैसे वो काम होगा? तो इसीलिए प्रेसिडेंट को ये एक्स्ट्रा पावर दी गई है कि अगर ऐसी स्थिति होती है जब पार्लियामेंट अपना कार्य नहीं कर रही है, उस टाइम पर कोई इमरजेंसी काम आ जाता है, कानून का निर्माण करना है, तो प्रेसिडेंट उस समय अध्यादेश के ज़रिए कानून बना सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने 6 हफ्तों के अंदर पार्लियामेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसके बीच में जो अधिकतम गैप हो सकता है 6 महीने ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए 6 महीने 6 हफ्ते के बाद पार्लियामेंट जब फिर से आएगी, फिर से बैठक होगी, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये जो कानून बनाया गया था, ये जो अध्यादेश लाया गया था, इसको जारी रखना है या नहीं। क्योंकि जो बेसिकली काम है कानून बनाने का वो इलेक्टेड मेंबर्स का ही है, जो डायरेक्टली हमने जिनको चुनकर भेजा है उनका ही काम है कानून बनाने का, प्रेसिडेंट का नहीं है। तो इसीलिए ये लिमिट रखी गई है कि 6 महीने 6 हफ्तों तक ही वो अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है। उसके बाद ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उसको आगे जारी रखना है या नहीं रखना है। और ये भी कुछ चीज़ें देख लीजिए, आर्टिकल 1, 2, 3 के ज़रिए ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया जा सकता है। 213 गवर्नर के लिए है। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम ऑर्डिनेंस जो उन्होंने जारी किया है उसको किसी भी टाइम विदड्रॉ कर सकते हैं, मतलब टाइम ये 6 महीने 6 हफ्ते का टाइम पूरा होने से पहले भी विदड्रॉ कभी भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखें 1950 से लेकर 2014 तक कुल कितने ऑर्डिनेंस इशू हो चुके हैं, तो करीब 679 ऑर्डिनेंस इशू हो चुके हैं। ये 2014 तक की बात है, ठीक है, 1950 से 2014। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? 13th, 11th, 14th या फिर 12th? इसका आंसर बताइएगा। और आई होप आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों, मैं सक्सेसफुल रही हूँ समझाने में। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे रिगार्डिंग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।